सर दिल को ठंड लगती है, दिल कह रहा अदील को ठंड लग रही होती है? गर्म होने का तरीका बताए। ठंड बड़ी होती है, वो पढ़ा नहीं जाता। चाय पिया कहाँ पे ठंड होती है? ये जगह तो मुझे बताया कि जहाँ पे ठंड हुई है अभी तक। तो लाहौर में तो है नहीं। जोर टाउन में सर बहुत ठंडा। भाई मैं जॉर्डन में ही रहता सर हूँ। हमारे जॉर्डन में सर हमारे शहर में बहुत ठंड है। कैसे आप लोग को पूरा आ रहा था, बिजली आपकी पूरी आ रही थी, फिर भी आपको ठंड लग रही होती है? सर हमारे शहर में बहुत ठंड है। नहीं तो फिर ठंड का पढ़ाई के साथ क्या ताल्लुक है? इसका मतलब कि जो ठंडे इलाके हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो सारे अनपढ़ होते हैं। सर हर तरफ बर्फ जमी हुई है। नहीं, जो ठंडे इलाके होते हैं इसका मतलब कि वो तो फिर सारे अनपढ़ होंगे। स्वीडन कनाडा वाले सारे यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, माइनस माइनस के अंदर वो टेम्परेचर होता है, वो तो मेरे ख्याल में फिर अनपढ़ गवार लोग होते हैं मेरे ख्याल में। सर वो सर ठंड आपकी सेहत अंग्रेज देखता लोग हूँ, इसकी सेहत देख। सर आखिरत कमानी चाहिए। जी सर आखिरत कमानी चाहिए, दुनिया में कमा के क्या करना है। जी, फिर रिजाइन दे दे यहाँ से। पीपीटी को क्यों दिमाग खपा रहा है? क्यों रोजाना आपने पीपीटी से विथड्रॉ कर दे बस। ठीक है, आखिरत कमाए, तबलीग पे निकल जाओ। आखिरत आखिरत कमाओगे। तो दोनों मिलके कमाते हैं, आप पढ़ाना भी छोड़ दें। वैसे अपने नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो चेक करो, मैंने तो जुराबे भी नहीं पहना है, मुझे फिर भी ठंड नहीं लग रही। लेकिन आप लोग अंदर रजाई के अंदर बैठे हुए हैं और आराम से, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे होते हैं। सर आपका मुझे खाना है, आपकी सेहत है, मम्मी की सेहत थोड़ी ना। अपने माँ बाप के पैसों को तो कम से कम ख्याल रखो, उनको तो हलाल करने की। मेरे हाल में 27,000 25,000 या 30,000 फीस तो आपने दी होगी इस कोर्स की। सर आप बाय फिजिकल प्रेजेंस को और ऑनलाइन प्रेजेंस सेम तो नहीं होती ना? जी सर मतलब जो बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है, उसका पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में मेरे ख्याल से तो फर्क होता है शायद। अगर मेरे हाल में कोई फर्क नहीं था, अगर मैं कंटिन्यूस भी आप लोगों के लिए सारा कुछ बोल रहा होता हूँ सर 1.5 घंटे एंड या में ये ना कह दीजिएगा नियत पे बात आ जाती है, सर वो तो होती है लेकिन फिर भी फर्क होता है। सर अब मुझे देखें, अब मैं घर बैठा हूँ, ठीक है, मुझे कोई काम कह देगा मैं उसको ना नहीं कर सकता क्योंकि बड़े हैं, क्यों काम के ना नहीं साथ कर मैं सकते हूँ भाई? हमेशा। क्यों ना नहीं कर सकते? सर मैं अकेला हूँ, वो जरूरी होता है उस वक्त काम अकेले जरूरी वाले तो होता है वो। भाई कदरदान स्केड्यूल करनी होती है। स्केड्यूलिंग किसी के जरूरी स्केड्यूल किस काम की चीज है कि कौन से काम को फिर किस भी प्रायोरिटी पे रखना होता है? फिर भी कोई ऊंच नीच हो ही जाती है, मतलब और कोई कौन भी सी मेरे ऊंच से। नीच होती है? आपके सारे 12 बजे क्लास है, 12 बजे पहले सारे आपके सौदा वगैरह सारा कुछ हो जाता है। चलो दही लेने चलते तो पहले लेके आओ। सर नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज मेरे कौन घर सी वाले नमाज नमाज के कौन सी बहुत मुझे पढ़नी पाबंद है। चाहिए? नमाज तो मस्जिद में पढ़नी चाहिए और मेरे घर वाले वैसे ही बड़े पाबंद है, मैं खुद बड़ा पाबंद हूँ। एक बजे जमात। सर सही बता रहा हूँ आपको, अभी भी 1 बजे जमात होगी, मैंने जाके। जरा दुआए कुनूत सुनाए। जी दुआए कुनूत। सर भूल गई है सर। हाँ जी, आप तो बड़ी नमाज के पाबंद हैं। सर वितर ये कैसे आपने पढ़ते वो हो? ऑन स्पॉट पूछी है तो फिर तो भूल गई है ना। सर आपने वो ईशा की तीर, नमाज में आपने निशाना बनाया मुझे भाई तीर ईशा का। की नमाज में दुआ क्यों पढ़। क्योंकि ईशा की नमाज है वो नहीं नहीं पढ़ते क्योंकि उस वक्त कोई क्लास नहीं होती। हाँ जी ऐसे हैरत की सर, वो बात तो आप। है। अल्लाह ही पूछेगा, अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह। सर ये इस कौम ये का तो कुछ नहीं होना सर, ना ये दुनिया कमा रही है ना ये आखिरत कमा रही है सर। चले अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो थोड़ी सी गैरत दिलानी थी लेकिन मेरे हाल में नहीं नहीं दिला सका मैं। अच्छा, आज पढ़ना है आरडीडी स्पार्क के अंदर, क्योंकि स्पार्क का जो आर्किटेक्ट बैकएंड जो आर्किटेक्चर है
वो कंप्लीटली रिलाई कर रहा है आरडीडी के ऊपर। एंड आरडीडी स्टैंड्स फॉर, गूगल नहीं करना, कदरदान, मेहरबान। देख ली, यहाँ पे भी आप लोग ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। सर आपने बताया था पिछली क्लास में, मैंने लिखना भूल गया, याद नहीं आ रहा। मैंने कहा गूगल नहीं करना है, तो आप लोग पिछला लेक्चर तो देख सकते थे ना, वहां से देख के बता देते। अच्छा चलो मैं बता दूंगा, बाद में बताऊंगा। रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट कहाँ से देख लिया? सर पिछले नोट्स में जहाँ आपने लिखाया था आरडीडी प्रेफर टू ऑपरेशन, इस तरह की चीज कोई लिखी हुई है मैंने पिछले नोट्स में। अच्छा चलिए ठीक है। आरडीडी को थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करते हैं कि आरडीडी है क्या चीज। और ये क्योंकि स्पार्क कंप्लीटली बेस कर रहा होता है आपके आरडीडी के ऊपर, और आरडीडी के साथ है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डीईजी। इन्हीं दो कामों की वजह से वो हडूप क्यूब को हावी कर गया। और हडूप की, और इन दो चीजों की, हडूप के अंदर जितनी भी डिफिशिएंसीज वगैरह थी वो सारी आरडीडी और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की वजह से इनकी वो सारी डिफिशिएंसीज रिमूव हो रही है। और इसलिए लोग इन आरडीडी और डैग की वजह से, जो डीईजी है, इनकी वजह से स्पार्क के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो हडूप के अंदर डिफिशिएंसीज वगैरह थी कि वो स्लो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, साथ में बैच प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को वो, और कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को स्पार्क के अंदर रिमूव किया गया है आरडीडी एंड डैग की वजह से। ठीक है, अब ये आज का आउटलाइन जो है, व्हाई वी नीड आरडीडी, कि वैसे हमें आरडीडी चाहिए क्यों, एंड व्हाट इज आरडीडी। आरडीडी को कंपेयर करते हैं डीएसएम के साथ, और उसके फिर फीचर्स क्या हैं, फिर ऑपरेशंस एंड लिमिटेशन, और कुछ यूज केसेस इसके डिस्कस करेंगे। तो पहला लेक्चर, पहला जो स्लाइड है, व्हाई वी नीड आरडीडी। एक मिनट मैं जरा इसको सेट कर लूं। सर एक चीज पूछे थी, पूछ लूं? जी जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। सर ये आखिर तक हमने सीखा ये थ्योरी, थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ना? जी जी थ्योरेटिकल पार्ट ही है। ठीक हो गया। सर पेपर भी हमने थ्योरेटिकली करना है, मतलब कि प्रोग्रामिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, अभी आने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन अभी, क्योंकि पूरा एक महीना है यार। यस सर। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे? प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा, ओके, व्हाई वी नीड आरडीडी। अच्छा, जो बेसिक, जो कंप्लीटली बैक कर रहा है आरडीडी को, क्योंकि आपके पास जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, वो जब डेटा को स्टोर करते हैं ना, तो वो किसी स्टेबल वर्जन्स के ऊपर वो स्टोर कर रहे होते हैं कंप्लीटली। कोई एक स्टेबल स्टेट होती है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, और उसके बाद कोई नया प्रोसेस या कोई एक नई जो एक नया थ्रेड जब बन रहता है, तो उसको वहां से उसको रीड करना शुरू कर लेता है। जिस तरह हमारे पास जो HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो हडूप यूज कर रहा होता है, या Amazon S3 जो यूज कर रहे होते हैं, वो अपने डेटा को जब स्टोर कर रहा होता है तो किसी एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर स्टोर कर रहा होता है। और वो स्टेबल लोकेशन आपकी कहाँ होती है? स्टेबल लोकेशन आपकी होती है कहीं आपके पास जो हार्ड डिस्क होते हैं या किसी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर वो स्टोर कर रहे थे। और कोई दूसरा जब जॉब या कोई दूसरे थ्रेड या प्रोसेस जब वो रीड करना शुरू करे, तो दोबारा वो उसी स्टेबल लोकेशन से उसके ऊपर वो स्टोर कर रहा होता है।
रीड एंड राइट भी कर रहा था। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी जो रीड एंड राइट जो ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन परफॉर्म जो है रीड एंड राइट वाले ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, वो टाइम ले रहे होते हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है ये वाला जो रीड एंड राइट ऑपरेशन किसी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जब वो कर रहे होते हैं। इसी वजह से आपका जो हडूप का जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो होती है। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी स्लो नहीं होती, लेकिन जब हडूप रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तब आपके पास क्या होते हैं, वो सारे कंसेप्ट और वो या वो सारे जो टाइम ले रहा होता है वो आपकी रीड एंड राइट ले रहा होता है। इसी वजह से उसके कंप्लीट जो प्रोसेस का जो टाइम होता है वो स्लो आ रहा होता है, क्योंकि वो रीड एंड राइट के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा रहा होता है। हालांकि आरडीडी के अंदर इस तरह कोई सिचुएशन नहीं होती। आरडीडी के अंदर वो क्या होता है, उसका थोड़ा सा ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होता है, नजर आ रहा है ये फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेबल स्टोरेज है आपके पास, और ये भी आपके पास कोई एक स्टेबल स्टोरेज है, ये भी आपके पास कोई एक स्टेबल स्टोरेज है, ठीक है। जो आप कुछ लोकेशन किसी जगह से कुछ रीड कर रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म उसने कर रही है, और फिर किसी एक शेयर्ड स्टेबल लोकेशन के ऊपर उसने स्टोर कर लिया, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी भी कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर लोकेशन भी ऐसे हम कह सकते हैं। ये किसी एक ये जो डब्बा सा कंटेनर सा है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी किसी सेकेंडरी स्टोरेज को। जब कोई दूसरा टास्क आ रहा होता है, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर पैरेललिज्म चल रही होती है और पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो जब इस जॉब ने जो भी टास्क परफॉर्म करके जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था किसी एक खास स्टेबल स्टेट के ऊपर उसने राइट कर लिया, और उसके बाद कोई नया टास्क, कोई न्यू टास्क जब वो रीड करना शुरू कर लेता है, तो वो मेमोरी की बजाय किसी सेकेंडरी स्टोरेज से वो रीड करना शुरू कर लेता है, जिसके लिए उसका वो काफी कंज्यूमिंग टाइम होता है। और वो जब राइट कर रहा था तो वो भी किसी एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर वो राइट कर रहा होता है। और ये इटरेटिव एल्गोरिथम को आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है मैप रिड्यूस या हडूप की जितने भी आपके जो जॉब वगैरह होते हैं। और जो ट्रेडिशनल मैप रिड्यूस टेक्निक होता है वो सूटेबल नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटेड इटरेशन कंप्यूटेशन के लिए। जाहिर बात है जब आपके पास इटरेटिव कंप्यूटेशन ही पॉसिबल नहीं है या उसको प्रॉपर्ली वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इटरेटिव कंप्यूटेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड इटरेटिव एल्गोरिथम जितने भी होते हैं वो भी आपके पास पॉसिबल नहीं होते। अच्छा, एक और बड़ी जो सबसे बड़ी उसकी खामी है हडूप की या मैप रिड्यूस की, ये काफी ज्यादा रिडंडेंट डेटा को क्रिएट कर रहा होता है। रिडंडेंसी काफी ज्यादा इसके अंदर क्रिएट हो रही होती है। रिडंडेंसी एक खास लेवल तक आपकी सही होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल रिडंडेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये एक डिमेरिट्स हैं, लेकिन एक खास लेवल तक उसको रिडंडेंट रखना, क्योंकि उसके ये खूबी भी है कि वो अपने आप को रिडंडेंट रखता है डेटा को। लेकिन जब एक खास लिमिट से जब वो ज्यादा कर रहा होता है, क्योंकि जो मैप रिड्यूस अक्सर करता है डेटा को एक खास लिमिट से ज्यादा अपने डेटा को रिडंडेंट कर रहा होता है, तब आपके पास वो एक हैजर्ड से बन जाती है जो डेटा रेप्लिकेशन होती है या डेटा सीरियलाइजेशन जो होती है, क्योंकि उससे वो डेटा आपके पास रिडंडेंट होके जा रहा होता है। एक जॉब ने कुछ डेटा किसी लोकेशन से रीड किया, किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर राइट कर लिया, स्टेबल लोकेशन के ऊपर राइट किया। अब स्टेबल लोकेशन से मुराद ये है कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज। कोई तीसरा एक टास्क आ गया, उसने किसी उसी थर्ड लोकेशन से उसी स्टेबल डेटा को रीड करके किसी फोर्थ लोकेशन के ऊपर राइट कर लिया। तो इससे आपके साथ जो रिडंडेंसी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैप रिड्यूस एक लिमिट तक कर रहा होता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा वो वो एक डिमेरिट बनना शुरू हो जाती है, एक नुकसान की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा वो रिडंडेंट डेटा को स्टोर कर रहा होता है, जिससे उसके ऑपरेशन के टाइम्स और रीड एंड राइट ओवर टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपके पास ये जो हडूप का जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, वो एक्चुअल प्रोसेसिंग पे इतना टाइम नहीं लगा रहता है जितना वो रीड एंड राइट के ऊपर टाइम लगा रहता है, जितना वो सेकेंडरी लोकेशन से आईओ के ऊपर टाइम लगा रहता है। आईओ से मुराद ये है कि इनपुट और आउटपुट के ऊपर वो ज्यादा टाइम लगा रहता है।
ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये RDD के जरिए सॉल्व हो रही है सारी। वो एडिटिव एल्गोरिथम को भी सपोर्ट कर रहा होता है और हमें एडिटिव एल्गोरिथम चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए वो भी आपको नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो डेटा को एक खास लिमिट तक डुप्लीकेट रखता है क्योंकि जाहिर बात है फॉल्ट टॉलरेंस में हमें चाहिए, और वो किसी एक खास स्टेबल सेकेंडरी लोकेशन पे स्टोर नहीं कर रहा है, वो किसी एक स्टेबल एक मेमोरी के ऊपर स्टोर कर रहा होता है, जो उसकी प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी लोकेशन के ऊपर वो स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये है क्या चीज और ये सॉल्व कैसे करता है इन प्रॉब्लम्स को, इन लिमिटेशंस को। RDD स्टैंड्स फॉर रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स। अब रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है क्या चीज, ये तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं और ये कैसे काम कर रही होती है। रिसाइलेंट फॉल्ट टॉलरेंट है, कंप्लीटली फॉल्ट टॉलरेंट है। फॉल्ट टॉलरेंस से अब मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक टास्क जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कोई एक RD या कोई एक नोड जब फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो अपने आप को दोबारा या रिकम्प्यूट करता है या अपने डैमेज पोर्शन को वो रिकवर कर लेता है। वो कैसे रिकवर करता है, ये भी कंप्लीटली आपके पास ये जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन रहा होता है, ग्राफ जो आपके पास बन रहा होता है, क्योंकि आपके पास हर वर्टेक्स के अंदर कोई ना कोई एक RDD होती है, हर वर्टेक्स पे कोई ना कोई RDD है। तो जब RDD, जाहिर बात है RDD के अंदर आपकी रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रही होती है, कुछ ना कुछ एक्शन पर या कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन हो रही होती है हर RDD के। जब वो RDD फेल होती है कोई किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, तो वो अपने प्रीवियस वर्टेक्स से दोबारा रिकम्प्यूट कर लेता है या अपने बफर को दोबारा रिकम्प्यूट कर लेता है। उसके भी डिफरेंट स्टोरेज हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, कि अपने डेटा को कैसे वो रिकम्प्यूट करता है या मेमोरी से गेट कर लेता है या किसी सेकेंडरी लोकेशन से वो गेट कर लेता है। लेकिन वर्टेक्स उससे अपने प्रीवियस वर्टेक्स को इन्फॉर्म करे कि मैं फेल हो गया था या मेरे पास ये जो डेटा था ये लॉस्ट हो गया किसी भी वजह से, तो आप दोबारा रिकम्प्यूट कर लेते हैं, मुझे सेंड कर दें, या आपके पास जो पड़ा हुआ है ऑलरेडी कंप्यूटेड डेटा जो पड़ा हुआ है पहले से कंप्यूट होकर पड़ा हुआ है वो मुझे दोबारा सेंड कर दो। तो ये जो RDD लाइनेज ग्राफ है, RDD लाइनेज ग्राफ मींस कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का एक सब ग्राफ। लाइनेज ग्राफ मैंने मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि लाइनेज ग्राफ से मुराद ये है कि आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, उसके अंदर एक सब ग्राफ, एक खास फॉर एग्जांपल उस ग्राफ के अंदर 10 टास्क रन हो रहे हैं, 10 या 12 टास्क रन हो रहे हैं। उन टास्क का फॉर एग्जांपल टास्क नंबर 7 का एक सब पोर्शन, टास्क नंबर 7 का एक सब पोर्शन है, उसको हम कहते हैं लाइनेज ग्राफ। ठीक है, तो लाइनेज ग्राफ के जरिए अपने आप को रिकम्प्यूट कर लेता है मिसिंग और डैमेज पोर्शन को, वो किसी भी फेल्योर की वजह से हो सकता है आपके पास, और रिकम्प्यूट करके या कंप्यूटर डेटा को दोबारा अपने प्रीवियस नोड से या अपने प्रीवियस वर्टेक्स से, जिसको हम पेरेंट वर्टेक्स भी कहते हैं, उसे दोबारा वो गेट कर लेता है और अपने काम दोबारा टास्क को दोबारा कंप्लीट करने के लिए शुरू कर लेता है। ये रिसाइलेंट के डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि आपके पास डिफरेंट नोड्स के ऊपर जो आपके पास डेटा पड़ा होता है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपको जो डेटा पड़ा होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ा होता है आपका। और डेटा सेट आपको पता है कि ये रिकॉर्ड्स होते हैं, ये आपके पास CSV फॉर्म में भी हो सकते हैं, या आपके पास XML फॉर्म में भी हो सकते हैं, या आपके पास JSON फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क में जितना भी डेटा आ रहा होता है वो ज्यादातर या CSV में होता है या JSON में होता है। कभी कभार आपके पास XML फॉर्म में भी आपके पास डेटा आ सकता है। CSV, JSON, XML ये कंप्लीटली तकरीबन सेमी स्ट्रक्चर टाइप डेटा सेट्स हैं। इसके अंदर सेमी स्ट्रक्चर से मुराद हैं कुछ मिलता जुलता आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इसका मिला होता है, लेकिन जाहिर नहीं कंप्लीट स्ट्रक्चर डेटा नहीं से
सेमी स्ट्रक्चर टाइप आपके पास डेटा आपके पास मिल रहा होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। सर ये बिल्कुल भी हार्ड डिस्क में डेटा नहीं रखवाता, मींस के सारा कुछ मेमोरी में ही रखवा रहा है। हार्ड डिस्क में है, रखवाता है, लेकिन जब ये जॉब को कंप्लीट कर लेता है या उस वक्त कर रहा होता है जब आप उसकी मेमोरी की कैपेसिटी से बाहर बात चली जाती है। मींस के हमारा सिस्टम अगर शट डाउन हो रहा है, जैसे कि वो फॉल्ट टॉलरेंस है, फिर तो जाहिर बात है, अगर आपका शट डाउन हो जाता है किसी वजह से, नेटवर्क या ब्रेकेज फेलियर हो गई है, तो वो तो जाहिर बात है आपका वो किसी लोकेशन के ऊपर किसी वहां पे सेव कर रहा होता है। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके अलावा? नो सर। अच्छा, next है RDA Apache Spark is an immutable collection of object which computes on the different node of the clusters. Immutable collection क्या होती है? अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, बिल्कुल। नेक्स्ट, कोई और? अच्छा, अनचेंजेबल ये तकरीबन होती है। ये होता क्या है कि आरडीडी के ऊपर फॉर एग्जांपल वो जितने भी वो कंप्यूटिंग कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर बात है आपके पास जब डेटा आ रहा होता है डेटा सेट में, वो किसी एक्सएमएल या किसी जेसोन या किसी सीएसवी फॉर्म में होता है, और उस सीएसवी फॉर्म से हम ज्यादातर उसको कॉलम वाइज या कुछ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर टाइप पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक सीएसवी में आपके पास कॉलम आ रहे होते हैं, तो इम्यूटेबल कलेक्शन जाहिर बात है आपके पास कॉलम सारे आ रहे होते हैं, या जेसोन से आप कॉलम में या लिस्ट में जब आप सेंड कर लेते हैं डेटा को, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास किसी एक लिस्ट फॉर्म में आपके पास डेटा आ रहा होता है। और इम्यूटेबल कलेक्शन आपके पास कलेक्शन ऐसे, कलेक्शन मींस कि लिस्ट ऑफ कलेक्शन या टपल ऑफ कलेक्शन आपके पास होते हैं, या डिक्शनरी आपके पास है। इम्यूटेबल में कि वो ओरिजिनली उस डेटा को चेंज नहीं करते हैं, कंप्यूट करके एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनली अपने डेटा को वो चेंज नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है व्हिच कंप्यूट्स ऑन द डिफरेंट नोड ऑफ द क्लस्टर्स। वो हर एक क्लस्टर के अंदर, हर एक क्लस्टर के नोड्स के अंदर डिफरेंट वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस पे आते हैं, चेक करो, ये जो आपके पास डायग्राम थी, ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर, हडूप के अंदर ये कंप्लीट एक प्रॉब्लम बेस डायग्राम है, जो कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है? सेम, ये आपके पास चेक करो HDFS है, वही स्टेबल स्टोरेज है। ठीक है, चेक करो, वो जॉब फर्स्ट टाइम जहां से भी उसने फर्स्ट टाइम रीड करना है, वो जाहिर बात है किसी स्टेबल लोकेशन से ही रीड कर पाएगा ना, किसी स्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज से वो रीड करेगा। पहले फर्स्ट टाइम वो क्या करा, जाहिर बात है उसने किसी सेकेंडरी स्टोरेज से रीड करना है, हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है या किसी और अदर सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर पड़ा हुआ है। रीड उसने कर लिया, जॉब 1 ने फर्स्ट टाइम डेटा को रीड कर दिया, जो भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना था, ये राइट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड लोकेशन के ऊपर। जो आपके पास ये एक शेयर्ड मेमोरी है, इसके ऊपर वो राइट कर रहा है। स्केड्यूलिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वही सेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं बाय डिफॉल्ट, वही अप्लाई हो रहेंगे। लॉक वगैरह, डेड लॉक को किस तरह करना है, म्यूचुअल लॉक है या कौन सा लॉक है, वो सारी चीजें उन्होंने वही कंसेप्ट
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं वही सेम यहाँ पे भी यूज होने हैं, क्योंकि शेयर लोकेशन से वो रीड एंड राइट कर रहे होते हैं, तो ऑपरेशन और जो स्केजुलिंग है वही सेम इस तरह का परफॉर्म होगा। ये एक मेमोरी आपके पास है, प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पे उसने वो रिजल्टेड डेटा को राइट कर लेता है। इस जॉब के ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्टेड डेटा है वो यहाँ पे मेमोरी के अंदर राइट कर लेता है। अब अगर जॉब 2, क्योंकि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 इसी तरह फिर चलते जा रहे थे, तो ये जॉब 2 जो है ये आगे उसकी मेमोरी से रीड कर रहा है, मेमोरी से रीड करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, किसी और शेयर्ड मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो सेव कर लेता है। फिर नेक्स्ट कोई जॉब आता है तो जाहिर बात है वो यहाँ से रीड करके अपनी कंप्यूटेशन करके वो दोबारा किसी और अदर मेमोरी के ऊपर राइट कर देता है। जब ये कंप्लीटली फाइनल जॉब हो जाती है तब भी वो कुछ पोर्शन अपने पास मेमोरी में रख रहा होता है, कुछ पोर्शन अपने पास मेमोरी में, लेकिन स्टेबल लोकेशन के ऊपर भी वो तब बाद में राइट कर रहा है जब टास्क कंप्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद आपने लिखा हुआ है उस कंप्लीट टास्क के अंदर कि इसको राइट कैसे करना है, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर करना है या किस लोकेशन के ऊपर आप लोगों ने इसको राइट करवाना है। तो जाहिर बात है उसी लोकेशन के मुताबिक, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसी लोकेशन के ऊपर वो राइट कर लेता है। क्रिएट कैसे करें? देयर आर 3 ways to create RDD in Spark: data and stable storage। फॉर एग्जांपल आप स्टेबल स्टोरेज से इसको रीड एंड राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो एक RDD आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो डेटा को स्टेबल स्टोरेज से डेटा को रीड एंड राइट कर दे। अदर RDDs, क्योंकि RDDs क्रिएट करते हैं न्यू RDDs, ठीक है, क्योंकि एक RDD है वो क्रिएट होते हैं न्यू RDDs, इस तरह फिर फर्दर एक चेन बनते जा रही थी और एक ग्राफ की शक्ल के अंदर आपके इस तरह आपको बनते जा रही थी। और पैरेललाइजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शन एंड ड्राइवर प्रोग्राम, या आपके पास जो कंटेक्स्ट ड्राइवर हैं उसके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर अगर RDDs बनी हुई हैं तो उनको भी वो यूज कर लेता है और उनको भी वो यूज कर रहा होता है पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आपके पास ये 3 स्टेजेस हैं डिफरेंट RDDs को क्रिएट करने के लिए, वो स्टेबल लोकेशन से या पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, पैरेलल कलेक्शन के लिए, या अदर RDDs फॉर एग्जांपल किसी और फंक्शन के लिए एक RDDs क्रिएट हो रही थी जो कि RDD नहीं वो क्रिएट करनी होती है। ये थोड़ी सी RDDs के बारे में बात है। अभी इसे कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी के साथ कि RDD में और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी के अंदर क्या क्या हो रही होता है, क्या क्या काम हो रहा है, और RDDs के अंदर क्या क्या काम हो रहा होता है। और डिफरेंट चीज़ों के बारे में है कि फॉर एग्जांपल वो रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, और फिर फर्दर पैरेललिज्म इसके अंदर है या नहीं है, डुप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ बताएं, वो टेबल जो हमारी स्टोरेज है उससे रीड करके ऑपरेशन परफॉर्म करके दोबारा ही उसमें नहीं रखवा सकते, राइट कर सकते? क्या बेटा? सर स्टोरेज वो टेबल स्टोरेज से रीड कर रहा है ना, जी तो वो कहीं पे और रखवा रहे हैं या किसी और टेबल स्टोरेज पे या मेमोरी में, जैसे सोल्यूशन में मेमोरी में रखवा रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके जहाँ से रीड किया वहीं पे राइट क्लिक करे? ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल सेम। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हैं कि मैं स्टेबल किसी सेकेंडरी स्टोरेज से मैं रीड कर रहा हूं और मैंने किसी सेकेंडरी स्टोरेज में राइट भी करवाना है स्टेबली, स्पार्क ये वाली फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। वो आपने उसने जहाँ से रीड किया है वो वहीं पे रखवा देगा अगर ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो फिर तो डाटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पार्क ये वाली फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। जब आप कोड लिखते हैं उसको, जब आप RDD को फॉर एग्जांपल RDD आपसे पूछ रहा है कि आपने कैश के अंदर करना है या परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर करना है, तो परसिस्टेंट स्टोरेज के फिर आगे फर्दर 2-3 पैरामीटर्स हैं वो आपने बताने होते हैं। तो वो वही काम कर रहा है कि वो किसी एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर राइट भी कर रहा था, वहां से रीड भी कर रहा था और उसको वहां से उसको वो राइट भी कर रहा है। अच्छा, रीडिंग डेटा मीन्स कि आपके पास RDD रीड कैसे करता है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी है वो कैसे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं।
आरडीडी में दोनों होती हैं, क्वार्ट्ज ग्रेन भी होती है और फाइन ग्रेन भी होती है। अब क्वार्ट्ज ग्रेन और फाइन ग्रेन को कोई पता है कि ये क्या चीज है, कोई आइडिया? क्वार्ट्ज ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सर्च नहीं करना बेटा। आप लोगों को डीएसए में ये चीज नहीं बताई जा रही होती है जब आप कलेक्शन वगैरह पढ़ रहे होते हैं या जब डेटाबेस पढ़ रहे होते हैं, उसमें ये सर अभी तक नहीं पढ़ा हमने ये। सर अभी तक तो नहीं चीज बताई। अभी तक क्या? अभी तक तो नहीं बताया ये चीजें। बेटा कब बताएंगे? जाहिर बात है आप लोग पूछते ही नहीं होंगे। सर इस तरह का नाम ही नहीं आया, मैंने इधर ही नाम सुना, ये वाला नाम ही नहीं अभी तक डीबी और उसमें डीएसए में देखा। बेटा ना करो, ये डेटाबेस के अंदर होते हैं। सही कह रहा हूँ, नहीं अभी तक आया यार। क्वार्ट्ज ग्रेन मींस कि आपके पास जो ऑपरेशन परफॉर्मर होता है वो कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर होता है, कंप्लीट डेटा सेट में कि होल डेटा सेट के ऊपर। अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो कंप्लीट डेटा सेट जो फाइल है कंप्लीट लोड हो रही है, ठीक है। फाइन ग्रेन मींस है कुछ स्मॉलर पोर्शन। वो हम नहीं करते थे df डॉट हेड और हेड में हम करते थे कि फॉर एग्जांपल 10 या 5 लिख देते। अब df डॉट हेड जब हम करते थे और फाइन वो फर्स्ट 5 रो डिस्प्ले करता था जी सर। और जब हम लिखते थे df डॉट हेड और कोई वैल्यू पास नहीं करते थे तो वो सारे डेटा डिस्प्ले करता था, लेकिन वो डिस्प्ले के लिमिटेशन की वजह से 5 पहले और 5 बाद में या 10 पहले 10 बाद में डिस्प्ले करता और कुछ डॉटेड डॉटेड लिखता था। जी सर। क्वार्ट्ज ग्रेन मींस कि आपके पास जो रीडिंग ऑपरेशन होते हैं वो कंप्लीट डेटा सेट लोड हो रही है, कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फाइन ग्रेन मींस कि कुछ स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ डेटा सेट या कुछ सेट ऑफ जो आपने स्पेसिफाई किए होते हैं कि फॉर एग्जांपल फलाना कॉलम फलाना कॉलम और फलाना कॉलम और फलाना कॉलम, आपने कॉलम के नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं या किसी सेमी स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट के नेम आपने स्पेसिफाई किए हुए कि ये वाले डेटा जो है ना ये लोड कर दो। तो जो आरडीडी है ये आपको दोनों फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्वार्ट्ज ग्रेन भी कर रहा है और फाइन ग्रेन भी कर रहा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी है इसके अंदर ओनली फाइन ग्रेन है। मतलब आपने सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि नंबर ऑफ कितने आपको चाहिए। ठीक है। और जो राइटिंग ऑपरेशन होता है द राइटिंग ऑपरेशन एनआरडी इज क्वार्ट्ज ग्रेन, मतलब कंप्लीट डेटा सेट को राइट कर रहा है, इसके अंदर फाइन ग्रेन वाला कांसेप्ट नहीं है। सर स्क्रीन बंद हो गई, नजर नहीं आ रही स्क्रीन। अभी मैंने आगे गया भी नहीं, मैं स्क्रीन नंबर 17 पे हूँ। सर वो स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही अब? पर हो रही है शो, मुझे हो रही है शो पर। सर हो रही है, इसका भाई का नेट का मसला शायद। अब शो हो रही है बेटा? यस सर अभी शो हुई है। अच्छा अच्छा। जो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे आपके पास आरडीडी में वो कंप्लीटली क्वार्ट्ज ग्रेन है, ठीक है। और राइटिंग ऑपरेशन जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर में परफॉर्म हो रही है वो कंप्लीट जाहिर बात है यहाँ पे फाइन ग्रेन है और यहाँ पे भी फाइन ग्रेन आपके पास ही होगी राइटिंग ऑपरेशन। ये रीडिंग एंड राइटिंग है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी पे। तो अपने डेटा को किस तरह कंसिस्टेंट रखता है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि
जो स्पार्क की जो आरडीडीज हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है, इम्यूटेबल है। उसका नेचर ही ऐसा है कि इम्यूटेबल है। ठीक है, अगर आप चेंज कर भी लेना तो वो ओरिजिनल डेटासेट को चेंज नहीं करने दे देगा, ओरिजिनल जो कंटेंट है उसको नहीं करता, एक न्यू क्रिएट कर लेता है रिजल्टेड आपके पास, उसको जो आपने ओरिजिनल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए होते हैं उसको किसी दूसरे वेरिएबल में या किसी दूसरे एक टेम्परेरी रिजल्ट के अंदर आपको बताया था कि ये आपके पास टेम्परेरी चेंजिंग जो हुई हुई है आपके उसके ऊपर, ये वो चीज है। और जो डीएसएम है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी है, अगर आप जो प्रोग्रामिंग रूल्स हैं अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो भी फिर इम्यूटेबल हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको चेंज करने देगा, आपको फिर आपकी ओरिजिनल जो कंटेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपके प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, चेंज करने दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन उसके अंदर क्या है, स्पार्क के अंदर प्रोग्रामर चेंज भी करे तब भी वो चेंज नहीं करने देगा, एक टेम्परेरी तौर पे एक रिजल्ट क्रिएट कर लेगा जो आपके चेंजेस वहां पे टेम्परेरी किसी मेमोरी के अंदर सेव हुई होगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट है फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म, स्ट्रैगलर मिटिगेशन। फॉल्ट रिकवरी मैंने जिस तरह पहले बताया था वो डेफिनेशन के अंदर आरडीडी में कि वहां पे हम क्या रिसाइलेंट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आरडीडी एक्चुअली आपके पास एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर इंप्लीमेंट हुई होती है। जब कोई भी काम हो रहा होता है या किसी भी वजह से कोई एक वर्टेक्स या कोई एक आरडीडी लॉस्ट हो जाती है या वो डेड हो जाती है, जो दोबारा वो अपने आप को रिक्रिएट कर देती है, तो अपने प्रीवियस या अपने पेरेंट नोड को रिक्वेस्ट करती है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ या डेड हो गया, मेरे पास जो जितना भी डेटा बफर में पड़ा हुआ था वो लॉस्ट हो गया, तो आप दोबारा रिकम्प्यूट करके मुझे दोबारा सेंड कर देते हैं। तो फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म आरडीडी के अंदर बाय डिफॉल्ट जाहिर है ग्राफ की शक्ल में, तो वो आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और हर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास न्यू आरडीडीज क्रिएट हो रही होती है और वो इम्यूटेबल है बाय डिफॉल्ट और रिकवर इजीली हो सकती है। अच्छा, डीएसएम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में ये डिफरेंट चेक पॉइंट रख रहे होते हैं, स्टेबल पॉइंट रख रहे होते हैं आपको कि फॉर एग्जांपल एक टास्क कंप्लीट हो रहा है तो उस प्रोग्रामर ने क्या किया हुआ है कि हर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ अपने टास्क को वो एक चेक पॉइंट पे सेव कर रहा होता है। ये भी मेरे ख्याल में डेटाबेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे, डिफरेंट चेक पॉइंट्स रखते हैं जब एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही होती है और कमिट और रोल बैक का वहां पे ऑप्शन होता है कि कमिट करना है या रोल बैक करना है। तो फॉल्ट टॉलरेंस जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में है, ये कि वो डिफरेंट चेक पॉइंट को अपने पास स्टोर कर रहा होता है और फॉर एग्जांपल चेक पॉइंट 7 तक वो कंप्लीटली स्टेबली ही एग्जीक्यूट हुआ है, कोई एरर कोई फेलियर कोई अकर नहीं हुआ, लेकिन चेक पॉइंट 7 से आगे नेक्स्ट जो वो प्रोसेस कंप्लीट कर रहा था तो वो फेल हो गया किसी वजह से, तो चेक पॉइंट 7 पे आता है, दोबारा वहां से रिकम्प्यूट करना शुरू कर लेता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी ये फॉल्ट टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी के अंदर काफी अच्छी हो रही थी। अच्छा, स्ट्रैगलर मिटिगेशन, इट इज पॉसिबल टू मिटिगेट स्ट्रैगलर यूजिंग बैकअप टास्क, और स्ट्रैगलर मिटिगेशन डीएसएम के अंदर बहुत मुश्किल होती है। अब ये स्ट्रैगलर है क्या चीज?
चेक करो, रेड में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेपर में तो मैं जरूर पूछूंगा। जब वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, डिफरेंट थ्रेड्स जब रन हो रहे होते हैं ना, डिफरेंट प्रोसेस जब रन हो रहे होते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो स्केड्यूलर होता है वो उस चीज को भी चेक कर रहा होता है कौन सा प्रोसेस या कौन सा थ्रेड एक टास्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम ले रहा होता है। अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा होता है और कोई दूसरा थ्रेड जो किसी दूसरे या इस तरह के नोड पे रन रहता है और वो कम टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो आपका स्केड्यूलर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो उस टास्क को वहां से रोल बैक करके किसी दूसरे नोड को या किसी दूसरे आरडीडी को असाइन कर लेता है और वहां से उसको जल्दी वाइंड अप कर लेता है। तो स्ट्रैगलर मिटिगेशन ये होती है कि आपके वो टास्क या वो प्रोसेसर या वो थ्रेड्स जो किसी एक टास्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं दूसरों के मुकाबले में, और दूसरे जो थ्रेड या दूसरे जो प्रोसेस है वो उसको कम टाइम में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को मिटिगेट या उस प्रोसेस को वो पॉज करके या दोबारा उसको रीस्टार्ट करके या दोबारा किसी और आरडीडी को असाइन कर लेता है उससे मिलकर, ताकि वो जल्दी से काम हो सके। ये आरडीडी के अंदर ये जो स्पीडी वे से काम, मैंने लिखना है सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दें जी सर, ये रिपीट कर दें एक बार दोबारा, मैंने लिखना है दोबारा रिपीट कर। तो ये आरडीडी के अंदर ये एक खूबी है कि वो इसलिए उसके काम ज्यादा जल्दी हो रहे थे या इसलिए उसके प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो रहे थे। ये होता है स्ट्रैगलर मिटिगेशन की बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, पैरेलल थ्रेड्स चल रहे होते हैं किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो चेक करते हैं कि कोई एक प्रोसेस कम ज्यादा टाइम लगा रहा था किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि नॉर्मली उसको फॉर एग्जांपल विद इन अ सेकंड या विद इन कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसने सेकंड्स के अंदर ले आया वो काम को, काफी अभी भी ये लगा हुआ है। तो जो स्केड्यूलर होता है वो इतना इंटेलिजेंट जो होता है, या जो ड्राइवर कंटेक्स्ट जो होता है, या जो आपके पास स्केड्यूलर प्रोग्राम जो बाकी होते हैं उसके अंदर, वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये थ्रेड है, ये काफी टाइम लगा रहा होता है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको वहां से वो वाइंड अप करके किसी और आरडीडी को या किसी और वर्टिस को असाइन करके वो वाला टास्क कंप्लीट करवा लेता है, क्योंकि वो वाला जिस टास्क को पहले असाइन हुआ था वो दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा था, और स्केड्यूलर उस टास्क के लिए ही वेट कर रहा था कि कब ये कंप्लीट होगा। तो स्ट्रैगलर मिटिगेशन बाय डिफॉल्ट आरडीडी के अंदर है, क्योंकि जाहिर बात है वो एक डैक की शक्ल में आपके पास इम्प्लीमेंटेड हुआ होता है कंप्लीट आरडीडीज, इसी वजह से वो स्ट्रैगलर मिटिगेशन भी कर रहा होता है। लेकिन डीएसएन के अंदर काफी मुश्किल है कि वो उसको आप अचीव कर सके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं इस तरह के, ये आप लोगों को मेरे ख्याल में उसमें आएंगे, किसी में आएंगे पेपर में। यहां तक क्लियर या कोई क्वेश्चन? नो? अच्छा, कोडिंग कब हम करेंगे? ये सारा थ्योरी है। अच्छा, अब आइटरेटिव ऑपरेशंस एंड इंटरैक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है, ये दो आरडीडीज के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। आइटरेटिव ऑपरेशन कौन से होते हैं और इंटरैक्टिव ऑपरेशन कौन से होते हैं? आइटरेटिव ऑपरेशन चेक करो, आपके पास जितने भी टास्क होते हैं आपके पास, उसने एक दफा स्टेबल लोकेशन से किसी सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को रीड कर लिया और अपने टास्क कंप्लीट कर लिए मेमोरी के ऊपर, उसने
MR1, MR2, MR3 जितने भी उन्होंने टास्क कर लिया एडिटिवली, वो काम कंप्लीट हो गया। काम करने के बाद उसने किसी एक शेयर्ड लोकेशन के ऊपर या शेयर्ड मेमोरी के ऊपर उसने ये सेव कर लिया। अब दूसरे एडिशन में वो दोबारा रीड नहीं कर रहा स्टेबल लोकेशन से, वही मेमोरी से उसने रीड कर लिया, शुरू कर लिया, रीड कर लिया। यहाँ पे दोबारा उसने कुछ टास्क परफॉर्म कर लिए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, दोबारा किसी एक लोकेशन के ऊपर उसने राइट कर लिया मेमोरी के ऊपर। और ये आइट्रेशन फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, तो फर्स्ट टाइम वो डेटा को रीड कर रहा है, n नंबर मींस कि आपके पास डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। एक दफा यहाँ पे उसने रीड कर लिया, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके पास ये सारे ऑपरेशंस एडिटिवली वो उसी मेमोरी से रीड कर रहे हैं, दोबारा वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास नहीं जा रहे होते रीडिंग के लिए। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तब उसने यहाँ पे चेक करो आपके पास उस लोकेशन को एक स्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर उसने आउटपुट कर लिया या राइट अप कर लिया उसने कंप्लीट। तो आरडीडीज जितने भी आपके पास होते हैं वो वन टाइम आपके पास लोकेशन से उन्होंने रीड कर लिया और डिफरेंट लोकेशन के फिर वो आगे फर्दर मेमोरी के ऊपर राइट अप करवा रहे होते हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए। और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वन टाइम पे दोबारा वो राइट भी करता है किसी सेकेंडरी लोकेशन के ऊपर। अब जो इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक क्यूरी है किसी यूजर ने परफॉर्म कर दी है, यहाँ पे डेटा से लोड हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और उसका जो रिजल्ट है वो किसी एक शेयर्ड मेमोरी के अंदर आ गया। अब कोई एक नया यूजर है, उसने कोई क्यूरी कर दी सेम, उसने दोबारा वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, रीडिंग, प्रोसेसिंग और रिजल्ट को सेव करना, उसने डायरेक्ट उस क्यूरी के अगेंस्ट उस मेमोरी के अंदर जो रिजल्ट पड़ा था वो डिस्प्ले कर लिया और रिजल्ट 2 आ गया। इसी तरह कोई एक और क्यूरी आई सेम, और उसने उसकी लोकेशन को मेमोरी से दोबारा उसने रिजल्ट पिक करके डिस्प्ले कर दिया और यूजर को एंटरटेन कर लिया। तो इंटरैक्टिव से मुराद ये है कि वो इंटरैक्टिवली यूजर को एंटरटेन कर रहा है मेमोरी से, वो वापस हार्ड डिस्क की तरफ नहीं जाता, वो वापस दोबारा प्रोसेसिंग की तरफ नहीं जाता, वो डायरेक्ट ही मेमोरी के ऊपर सारे एग्जीक्यूशन वगैरह परफॉर्म करके बता रहा होता है। जबकि हडूप के अंदर क्या है कि वो हर यूजर को एंटरटेन करने के लिए दोबारा डेटा से लोड कर रहा होता है, दोबारा प्रोसेसिंग कर रहा होता है और दोबारा रिजल्ट भी डिस्प्ले कर रहा होता है यूजर के। मतलब रिकम्प्यूटेशन और डेटा लोडिंग वगैरह सारी चीजें दोबारा कर रहा होता है। स्पार्क के अंदर क्या है, जब कोई क्यूरी किसी यूजर परफॉर्म करता है तो उसकी जो मेमोरी या जो उसकी जो रिजल्ट होता है वो किसी मेमोरी के ऊपर स्टोर हुई होती है, और उसके बाद वो जब कोई नया यूजर आता है और क्यूरी करता है सेम टाइप, तो वो मेमोरी से दोबारा रिजल्ट डिस्प्ले कर लेता है, ना कि वो सारी कंप्यूटेशन लोडिंग वगैरह पे टाइम जाया कर रहा होता है। तो ये इंटरैक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके पास आरडीडीज में, और एटरेटिव ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं आरडीडीज। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीडीज की फीचर्स। लेजी इवैल्यूएशन, ये तो हम मेरे ख्याल में लेजी इवैल्यूएशन तो इतने देर से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इम्यूटेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस है, इन मेमोरी कंप्यूटेशंस हैं और पार्टीशन भी इसके अंदर हो रही होती है। तो इनमें से कुछ को हम आज डिटेल में स्टडी करते हैं कि इन मेमोरी कंप्यूटेशन कैसे होती है या लेजी इवैल्यूएशन कैसे होती है। अगर इन मेमोरी कंप्यूटेशन को आपने अचीव करना है तो क्या चेंजेस हैं उसके अंदर, क्या वो पैरामीटर्स हैं जो कि आप पास कर सकते हैं,
इन मेमोरी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए, या इम्यूटेबिलिटी को अचीव करने के लिए, या लेजी इवैल्यूएशन को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है। अच्छा, इन मेमोरी में क्या है? इन मेमोरी के अंदर आपके पास दो किस्म के कैश यूज कर रहे होते हैं, वो आरडीडी जो है, जो दो किस्म के मेथड यूज करें या फंक्शन यूज करें। एक को हम कहते हैं कैशे और दूसरे को हम कहते हैं परसिस्ट मेथड, ठीक है। और फिर कैशे मीन्स के ओनली आपके पास जो प्राइमरी मेमोरी है या जो कैशे हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। परसिस्ट के जो मेथड है उनके पर डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके डिफरेंट लेवल्स वो कैसे काम कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं। अच्छा, कहने के इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी इंस्टेड ऑफ स्टेबल स्टोरेज डिस्क, मींस कि वो आपके रैम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड जो रैम होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जो है उसके अंदर वो सेव कर रहे होते हैं। और जो परसिस्ट है, एक मिनट बेटा, अच्छा सॉरी बेटा, कोई गेस्ट आए थे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर वो अपने जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, ना कि वो एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जो है वो मेथड जब यूज करते हैं तो वो कैशे एक मेथड है और एक परसिस्ट मेथड है, ये दोनों यूज कर रहे होते हैं। फिर कैशे परसिस्ट के फिर आगे फर्दर डिफरेंट लेवल्स हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आप पास कर सकते हैं। जिस तरह आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के वक्त या प्रोग्रामिंग के वक्त वो आप ये दो तीन मेथड आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ये 5 डिफरेंट हैं, ये आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ये है क्या चीज? ओके, मेमोरी ओनली it stores as a deserialized Java object in JVM, and if RDD does not fit in memory, then the remaining will recompute each time they are needed. For example, अगर आप लोगों को जावा का deserialized object का पता है कि deserialization या serialization जावा के अंदर क्या चीज है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर जारी बात है वो JVM टाइप जावा वर्चुअल मशीन टाइप एक वर्चुअल मशीन रन हो रही है जिसके अंदर वो RDDs और बाकी चीजें रन हो रही होती है। कंप्लीट एक वर्चुअल मेमोरी की तरह का कंप्लीट होता है, वर्चुअल मशीन की तौर पर एक एग्जीक्यूशन हो रही होती है। फिर अगर RDD के जो रिजल्ट हैं अगर प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे मेमोरी के अंदर
तो वो जो रिजल्ट जो बाकी कंप्यूटेशन थे वो दोबारा रिकम्प्यूट कर लेते हैं। ठीक है, मेमोरी ओनली अगर हम ये वाला पैरामीटर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितना उनके पॉसिबल रिजल्ट बन रहा होता है वो अपने पास सेव रख लेता है मेमोरी के अंदर। अगर नहीं है तो वो दोबारा जब किसी यूजर ने इसको एक्सेस करना होता है तो जितना उसके पास रिजल्ट ऑलरेडी पड़ा होता है वो प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर रिकम्प्यूटेशन के दोबारा वो रिकम्प्यूट कर लेता है। जितना उसके पास रिजल्ट होता है वो आरडीडी से दोबारा रिकम्प्यूट करना होता है किसी दूसरे आरडीडी को जब वो फॉरवर्ड करता है या पास करता है। ठीक है, या वो जब फॉल्ट टॉलरेंस से जब वो रिकवर होता है जितना उनके पास होता है वो मेमोरी से उनको पास कर लेता है, जो नहीं होता वो आगे दोबारा रिकम्प्यूट करके दोबारा फॉरवर्ड कर लेता है। जो कि सेकंड पैरामीटर है मेमोरी एंड डिस्क, we use same deserialized Java object in G में। If the RDD full RDD does not fit in memory, then the remaining portion is stored on disk। ठीक है, मेमोरी एंड डिस्क के मुराद ये है कि वो अगर कंप्लीटली रिजल्ट किसी एक ये पहले कोशिश करता है कि मैं अपने रिजल्ट को कंप्लीटली मेमोरी के अंदर सेव करूं। अगर सेव नहीं होता कंप्लीट रिजल्ट मेमोरी के अंदर तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो किसी सेकेंडरी डिस्क के ऊपर वो राइट कर लेता है, इंस्टेड कि वो दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर वो टाइम लगा ले। ठीक है, थर्ड वन जो पैरामीटर है मेमोरी ओनली सीरियलाइजेबल, क्योंकि सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि और डीसीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करना। किसी ऑब्जेक्ट को जब बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम सीरियलाइजेशन कर रहे हैं। डिसीरियलाइजेशन मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिनली सेव हो रहा होता है, वो बाइट वाइज सेव नहीं हो रहा था। तो मेमोरी ओनली सीरियलाइजेबल से मुराद ये है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाइट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और वो मेमोरी के अंदर सेव हो रहे होते हैं, और इट इज मोर स्पेस एफिशिएंट और फास्ट सीरियलाइजर। क्योंकि जाहिर बात है जब जावा ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनली वो बाइट्स में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं और फिर वो मेमोरी के अंदर भी सेव भी हैं तो जाहिर बात है वो काफी फास्ट रिस्पांस दे रहा होगा आपको। यहाँ भी क्या है, मेमोरी ओनली के अंदर वो डीसीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि वो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट जीवीएम के अंदर स्टोर हुआ होता है, न कि उसके बाइट्स वर्जन स्टोर होता है। क्योंकि जब सीरियलाइज करते हैं तो सीरियलाइजेशन से मुराद ये है कि आपके जावा ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं या आपके जो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर हो होते हैं बाइट्स वर्जन में। वो बाइट्स आपके पास मल्टीपल एरे ऑफ बाइट्स बन रही होती है आपके पास। एंड फोर्थ वन है मेमोरी एंड डिस्क एंड सीरियलाइजेबल। ये वही सेम मेमोरी एंड डिस्क वाला मेथड है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट फॉर्म में से हो रहा है। सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट फॉर्म में मीन्स कि आपके पास बाइट्स एरे ऑफ बाइट्स सेव हो रही होती है आपके पास मेमोरी के अंदर। अगर एरे ऑफ बाइट्स सेव नहीं हो रही थी मेमोरी के अंदर, जगह नहीं है, तो इसको किसी एक खास लोकेशन के ऊपर वो किसी एक खास डिस्क के ऊपर सेव कर लेते हैं, न कि वो दोबारा उसको रिकम्प्यूट करना पड़े। जो फोर्थ ऑप्शन है डिस्क ओनली, आरडीडी के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी भी है कि आपके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं वो आप डिस्क के ऊपर भी सेव करवा रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जाहिर बात है जब आप डिस्क के ऊपर उसको सेव कर रहे होते हैं तो आपके वो वाले जो इन आउट वाले या रीड एंड राइट वाले जो कंप्यूटेशन वाले वो काम होता है वो काफी कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि काफी टाइम ले रहे होते हैं उसको। यहां तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर। सीरियलाइजेशन के लिए तो से आप जावा का जो कंसेप्ट है उसको रीयूज करना पड़ेगा। सीरियलाइजेशन से मुराद ये है कि आपके ऑब्जेक्ट जो है जितने भी है ना वो कंप्लीट कन्वर्ट होते हैं किसी बाइट वर्जन्स में। बाइट वर्जन से मुराद ये है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकते हैं अगर वहां पे जीवीएम है।
ठीक है। और डिसरियलाइजेशन उसका उल्टा है, तो वो ओरिजिनली जावा ऑब्जेक्ट सेव हो रहे थे या किसी पाइथन के ऑब्जेक्ट वो सेव हो रहे थे जीवीएम के ऊपर, या स्केला के ऑब्जेक्ट सेव हो रहे थे जीवीएम के ऊपर, जो कि वो प्लेटफॉर्म, जाहिर बात है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पर नहीं होंगे। लेकिन जो सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो बाइट वर्जन्स में आपके पास होते हैं, एरे ऑफ बाइट इसलिए कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है लेजी इवोल्यूशन है, फॉल्ट टॉलरेंस है और इम्यूटेबिलिटी है। लेजी इवोल्यूशन आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होती हैं, या मैंने डिटेल में मेरे में एक्सप्लेन भी किया था कि वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली पहले एग्जीक्यूट नहीं होते, पहले सारे वो स्टेप्स लिखे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होंगे, मैपिंग होनी है, फिल्टरिंग होनी है, रिड्यूसिंग होनी है, ग्रुप बाय होना है, क्या क्या होना है। फिर उसके बाद जब कंप्लीट एक आरडीडीज का एक ग्राफ बन जाता है, फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और स्पार्क लेजीनेस की वजह से हम वो सारे ऑपरेशंस, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है टाइम एंड स्पेस की, वो हम डिक्रीज कर रहे होते हैं। टाइम एंड स्पेस की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है। और फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस मीन कि जब आपका कोई नोड फेल हो जाता है या कोई आरडी फेल हो जाती है, कोई वर्टेक्स फेल हो जाता है, तो दोबारा उसने अपने आप को रिकम्प्यूट करना या दोबारा अपने आप को कैसे वो लाइव पोजीशन पे ले आता है, ये फॉल्ट टॉलरेंस होती है। पहली बात है हमारे पास डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ है, तो डेटा लाइनेज की वजह से या डीईजी लाइनेज की वजह से हम अपने आप को रिकवर कर लेते, रीबिल्ड कर लेते दोबारा। और हडूप की तरह स्पार्क में भी दोनों नोड फेल हो सकते हैं, आपका वर्कर नोड भी फेल हो सकता है और आपका ड्राइवर नोड भी फेल हो सकता है। हडूप के अंदर ड्राइवर नोड की तरह ड्राइवर नोड का बैकअप लिया जाता है जिसको सेकेंडरी नेम नोड कहा जा सकता था। स्पार्क में भी डिफरेंट ये जो ड्राइवर कंटेक्स्ट जो होता है, जो ड्राइवर मैनेजर होता है, वो मीसोस यान या कोई अपना यूज कर रहे होते हैं। अगर मीसोस का है तो जाहिर बात है उसके अंदर भी बैकअप हो रहा था, अगर यान का है तो यान का जाहिर बात है हडूप बेस है तो वो हडूप की तरह उसका भी बैकअप ले रहा होता है। तो ड्राइवर नोड भी आपका फेल हो सकता है और आपका रिकवर भी हो सकता है क्योंकि वो बैकअप ले रहे होते हैं। इम्यूटेबिलिटी अगर डेटा सेव टू शेयर अक्रॉस प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस के अंदर डिफरेंट कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है तो आपका डेटा जो होता है वो सेफ हो रहा होता है और किसी भी वक्त आपका क्रिएट और रिट्रीव एनी टाइम हो सकता है, कैशिंग के जरिए या किसी शेयरिंग के जरिए या किसी रेप्लिकेशन के जरिए आप उसको रिकवर करा सकते हैं। एक और है लोकेशन स्टिकीनेस। ये क्या चीज है? लोकेशन स्टिकीनेस से मुराद ये है, ये एक फीचर है आरडीडी का कि जहां पे डेटा पड़ा होता है ना वो अपने आरडीडी ज्यादातर लोकेशन डेटा के लोकेशन वाइज क्रिएट करता है ताकि वो रीडिंग एंड राइटिंग या जो शेयरिंग का जो टाइम है वो कम से कम रख सके। रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर जितना भी टाइम लगा रहा होता है, जाहिर बात है अगर डेटा वो किसी और जगह से हम रीड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं अपने ऑपरेशन या अपने जितने भी कोड होता है ना उसको उसी लोकेशन के ऊपर राइट कर देते हैं, उसी लोकेशन के ऊपर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 500 GB का कोई डेटा है, उसको किसी एक्स लोकेशन के ऊपर वो स्टोर हुआ है, तो आप अपने प्रोग्राम को उस लोकेशन पे ले जाएं और उस लोकेशन के ऊपर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट अपने पास ले, न कि उस डेटा को अपने पास लोड करें पहले फिर एग्जीक्यूशन करें और फिर रिजल्ट आ जाए। तो स्पार्क के अंदर ये है कि वो डेटा को लोड नहीं करता, वो उसी लोकेशन पे जाके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट अपने पास सेव करके रिजल्ट अपने पास ले आता है, न कि वो डेटा को ट्रांसफर करें, क्योंकि वो डेटा का ट्रांसफरिंग रीडिंग और राइटिंग का जो टाइम होता है वो काफी इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं लोकेशन स्टिकीनेस।
क्लियर है ये? या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। भी मुझे एक कॉल आ रही है, तो अम्मी की कॉल है, मुझे उठानी पड़ रही होगी, तो मैं बंद भी कर रहा हूँ अपना लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके जी बेटा। सर वो असाइनमेंट का बता दीजिएगा बस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा। ओके सर। ओके सर।